5 सी में आने के बाद जब भूमि का स्वामित्व तो वहीं के लोगों को मिलेगा, तो उसमें टूरिज्म, स्वास्थ्य, शिक्षा संस्थान इत्यादि ये इनमें वहीं के लोगों को वहीं पर आरक्षण के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा और 5वीं अनुसूची वहाँ लागू होती है, तो उसके पश्चात हर प्रत्येक वर्ष सरकारों को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है कि आपने उन क्षेत्रों में क्या विकास किए। अगर शेड्यूल ट्राइब एरिया के किसी बच्चे को या किसी बच्ची के साथ ऐसा कोई घिनौना अपराध किया जाता है तो उसके लिए सरकार ने बहुत बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड इकलौता और बदकिस्मत राज्य है जिससे वो कानून ही छीन लिया गया। उत्तराखंड को बने 2 दशक बीत गए हैं, पर यहाँ पर जन समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो या फिर रोजगार को लेकर तमाम तरह के सवाल सरकार पर उठते हैं, या फिर जो लोगों की मांगे हैं वो लगातार क्यों बढ़ रही है। इसी को लेकर आजकल एक नया मामला जो कि चर्चा में है, उत्तराखंड एकता मंच द्वारा एक मांग की गई है 5th शेड्यूल की। आखिर ये 5th शेड्यूल है क्या और इसका पहाड़ी क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी को लेकर आज हम उत्तराखंड एकता मंच से बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये 5th शेड्यूल है क्या और ये चर्चाओं में आखिर क्यों है। हमारे साथ निशान जी हैं उत्तराखंड एकता मंच से, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये 5th शेड्यूल क्या है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले जो आप बात करें कि 5th शेड्यूल क्या है, एक्चुअली में अंग्रेजों के दौर में एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लगा था 1874 में, जो लगभग पूरे जितने पहाड़ी राज्य हैं, मतलब जितने हिमालयन बेल्ट है उसमें लगा हुआ था। और जब मुल्क आजाद हुआ हमारा, तो उसी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट को 1874 को बदल के कहीं पे 5th शेड्यूल लागू कर दिया गया, कहीं पे 6th शेड्यूल लागू कर दिया गया। लेकिन उत्तराखंड इकलौता और बदकिस्मत राज्य है जिससे वो कानून ही छीन लिया गया। अभी बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की उनको सुविधाएं हैं, हमें वो सुविधाएं नहीं है। तो हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो अधिकार हमसे छीना गया है वो अधिकार हमें वापस दो। अब ये बात आती है कि 5th शेड्यूल एक्चुअल में है क्या। तो 5th शेड्यूल में ये होता है कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको अपना एक सिस्टम मिलता है कि जिसके तहत वो अपने चीज़ों का संरक्षण कर सके। तो अब ये बात आती है कि भाई 5th शेड्यूल अगर लग जाएगा तो उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। भारत सरकार की एक लुकुर कमेटी है और 1965 में बनी थी, जो ये क्राइटेरिया फिक्स करती है कि किन जातियों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल सकता है। हिंदुस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं सबको ट्राइब स्टेटस मिला हुआ है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, तो हमें क्यों नहीं मिला। अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने कश्मीर में रह रहे पहाड़ियों को ट्राइब का दर्जा मिला, आपका हिमाचल में हाटी समुदाय को ट्राइब का दर्जा मिला। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात बोली कि जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं उनका अधिकार है ट्राइब स्टेटस में, रिजर्वेशन में उनका अधिकार है। और वो लोग एक तो बहुत दूरस्थ इलाके में रहते हैं, दूसरा देश की सेवा भी कर रहे हैं, बॉर्डर सुरक्षित कर रहे हैं। तो उत्तराखंड भी तो यही चीज कर रहा है। उत्तराखंड का जो सुदूर पहाड़ी इलाका है उसमें जो पिछड़ापन है वो किसी से छुपा नहीं है। तो जितने भी क्राइटेरिया हैं लोकल कमेटी के, भारत सरकार के, भारत का संविधान जिन जिन लोगों को ट्राइब घोषित कर सकता है वो सारे क्राइटेरिया हम फिट बैठ रहे हैं। अगर 5th शेड्यूल लग जाता है तो उससे क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले तो ये फायदा है कि रिजर्वेशन मिलेगा आप लोगों को। दूसरा ये है कि जल जंगल जमीन में आपको अधिकार मिलेगा। वो कैसे अधिकार मिलेगा, अगर 5th शेड्यूल लगता है तो नदी में आपको अधिकार मिलेगा। नदी में से जो रेत निकलती है या जो कंकड़ निकलते हैं वो सबको सरकार किसी बड़ी कंपनी को नहीं बेच पाएगी, जो स्थानीय लोग हैं उनको ही दे पाएगी। तो ये एक मोटा मोटा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा हमारा ये हुआ कि उधर एक ट्राइबल कमेटी बनेगी 5th शेड्यूल लागू होने के बाद, और वो ट्राइबल कमेटी इतनी मजबूत होती है कि अगर दिल्ली में बैठे भारत सरकार या देहरादून में बैठी उत्तराखंड सरकार कोई कानून पास करती है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको वो कानून पसंद नहीं आता, तो वो ट्राइबल कमेटी वो कानून पास नहीं करेगी। और अगर वो कानून पास नहीं करेगी तो कानून नहीं बनेगा। तो ये सारे जो फायदे हैं इसलिए हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और इसी पर हम जानेंगे बीडी पोखरियाल जी से कि आखिर जो भूमाफिया हैं उन पर कैसे नकेल कसी जाए। ये 2002 में तब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मेरे ख्याल में, उन्होंने कानून बनाया था कि कोई भी आउटसाइडर 220 स्क्वायर मीटर से ज्यादा कहीं भी जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और अगर किसी एग्रीकल्चर जमीन के लिए कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन देखने में यह आया कि भूमाफिया ने इस कानून का जम करके दुरुपयोग किया और आज भी जो प्राइम लैंड की जो
जमीनें हैं वो पिछली सरकारों के द्वारा भी उन लोगों को दी गई जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं थे। आज भी उन जमीनों के ऊपर, उत्तराखंड की जमीनों के ऊपर, चाहे देहरादून डिस्ट्रिक्ट हो, हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, देशपुर हो, कोटद्वार की जो प्राइम लोकेशन की जमीनें, पौड़ी के बाजार, अल्मोड़ा के बाजार, इन सब पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनका संबंध उत्तराखंड से वंशानुगत नहीं है। अगर सरकार कानून बनाती है, उसका ईमानदारी से पालन किया जाता तो ये समस्याएं नहीं होती। इसको सरकार को बड़ी सीरियसली देखना चाहिए और मेरे ख्याल में ये तभी हो सकता है जब फिफ्थ शेड्यूल आए कि जिसकी जमीन, जब फिफ्थ शेड्यूल का मतलब है जमीन, जल और जंगल, उस पर उसी क्षेत्र के लोगों का अधिकार। और इसी पर सवाल ये भी उठता है कि उत्तराखंड में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको लेकर कई सारी जन समस्याएं हैं। 2 दशक बीत गए हैं पर सरकार की जूं तक नहीं रह रही। इस पर आप क्या? उत्तराखंड राज्य को का जो बनाने का जो सपना था कि उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं उनको उच्च कोटि की तकनीकी, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। उत्तराखंड बनने के बाद भी हम इस तरफ जो बढ़े हैं उससे हम संतुष्ट नहीं। सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि उत्तराखंड के जो मूलवासी हैं, पहाड़ों में जो रह रहे हैं, अगर वो प्लेन्स में शिक्षा पाने के लिए आए तो उनको मूलभूत रिजर्वेशन दिया जाए। यह भी तभी संभव हो पाएगा कि जब शेड्यूल 5 को पूरे उत्तराखंड में, पहाड़ी राज्य में, पहाड़ी क्षेत्रों में लागू किया जाए। शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी, जो पहाड़ी जो लोग उस क्षेत्र में रहने वाले हैं उनको अवसर मिलेंगे और अवसर के साथ साथ उनको अपने स्किल को डेवलप करने का पूरा अवसर मिलेगा। वो केवल भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपने को स्थापित कर पाएंगे। 5th शेड्यूल के आने से एजुकेशन में भी एक अच्छे भविष्य का उत्तराखंडी स्टूडेंट के अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। शिक्षा और रोजगार को लेकर इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड एकता मंच से महेंद्र रावत जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो युवाओं की शिक्षा है और रोजगार है, इसमें अवसर कैसे मिलेंगे। और सबसे पहले बात आती है शिक्षा की, और युवाओं की जहाँ तक बात आती है तो हम युवाओं को ऐसी कैसे एजुकेशन दें कि वो इस लेवल तक पहुँचें। जी, जहाँ तक बात आती है इस 5वीं अनुसूची और या अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के पश्चात युवाओं को क्या लाभ होंगे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को। आज की डेट में अगर 12वीं पास करने के बाद कोई छात्र गांव से निकलता है तो उसके पास रोजगार परक कोई भी ऐसे विकल्प नहीं है। एक आर्मी की अगर जॉब को देख लें, उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होते हैं। अगर 5th शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची और अनुसूचित जनजाति का दर्जा उन पहाड़ी क्षेत्रों के को मिलता है तो उसके पश्चात क्या होगा कि जितने भी वहाँ के उच्चतर शैक्षणिक संस्थान हैं उत्तराखंड के, उनमें जिन भी पहाड़ी क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है उनके लिए कुछ सीटें बिल्कुल रिजर्व कर दी जाएंगी। अब आज की डेट में क्या है कि शैक्षणिक संस्थान आज भी हैं, लेकिन एक पहाड़ का युवा उनको वहां पर आज प्रवेश नहीं मिल पाता है। उसका कारण यह है कि संस्थान मना नहीं कर रहे हैं, कारण यह है कि एक तो उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति है वो अपने बच्चों को वहां नहीं भेज सकता है। अब अगर हमारे पहाड़ी क्षेत्र के युवा को या पहाड़ी क्षेत्र में अगर जब ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है तो उसके बाद अगर एक कोटा निश्चित कर दिया जाएगा उन शैक्षणिक संस्थानों में, तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा कि वो अगर उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां नहीं भी की है तो वो कम अंक लाने के पश्चात भी वहां प्रवेश पा जाएगा। दूसरी चीज, उसको सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जो भी शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त क्षेत्र होते हैं वहां के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता, शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब आज भी शायद वजीफा आप सुनते हैं तो वो छोटी क्लासों में दिया जाता है और बड़ी क्लासों में भी दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र है उसको भी आर्थिक सहायता मिल गई तो वो वहाँ प्रवेश उसको मिल जाएगा। अगर शैक्षिक तौर पर कमजोर व्यक्ति है तो भी उसको कम अंक लाने के पश्चात भी आरक्षण का सहारा मिलकर उन संस्थानों में प्रवेश मिल जाएगा, वो उत्तराखंड के चाहे किसी भी क्षेत्र के हो। उसके पश्चात क्या है
कि अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा और 5वीं अनुसूची वहां लागू होती है तो उसके पश्चात हर प्रत्येक वर्ष सरकारों को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है कि आपने उन क्षेत्रों में क्या विकास किए। तो जब अगर सरकार रिपोर्ट सौंपेगी तो उसको हर वर्ष से जवाबदेही तय हो जाएगी कि आपने उन क्षेत्रों में क्या किया। जो ये अनुसूचित जनजाति का हम दर्जा की बात कर रहे हैं उसके बाद ये आसान हो जाएगा वहां के युवा के लिए। तो पहाड़ी क्षेत्र का युवा जब अगर सरकारी नौकरी की तरफ जाएगा तो भी उसको आरक्षण का लाभ वहां मिल जाएगा। अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में दिया जाता है तो वहां जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें भी एक आपको निश्चित कोटा तय करना होगा कि प्राइवेट नौकरियों में इस सैलरी तक आप यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, खासकर उन आरक्षित क्षेत्र के युवाओं को। पलायन एकदम से इतना जल्दी नहीं होगा कि वो सीधा वहां से दिल्ली बॉम्बे कहीं जाएं, तो घर के आसपास उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। स्वरोजगार के तरफ अगर कोई युवा जाना चाहता है, जब अगर 5th शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची और अनुसूचित जनजाति का दर्जा पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा तो वहां की ग्राम सभाओं को एक अधिकार मिल जाएगा उनके वन क्षेत्रों में, उनके जंगलों पे, उनकी जमीनों पे, उनकी नदियों पे, उनके जल में अगर वो अधिकार मिलता है तो उसके बाद कोई स्वरोजगार के लिए युवा अगर सोचता है तो एक तो क्या होगा कि बैंक उसको कुछ कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, वहां का युवा अगर अपनी जो पारंपरिक जो उनके रोजगार थे उनके तरफ जाता है, जैसे किसी को बढ़ई का कार्य करना है, बढ़ई के साथ साथ किसी को चौखट बनानी है, दरवाजे बनाने हैं, बल्लियां या वो तख्ते बिकते हैं, लेकिन हमारे अपनी ग्राम सभाओं को अगर अधिकार मिलेगा तो वहां का युवा अपनी खेत से कोई लकड़ी काट के उसका कारोबार कर सकता है। जितनी भी नदियां हैं उनसे अगर रेत निकालना है तो वो भी पहले वहां के युवाओं को वो मिलेगा, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को वो आप सरकार भी उस बाहरी व्यक्ति को वहां पर ठेका नहीं दे सकती। अगर वहां के युवा को वो ठेका दिया जाएगा तो उन युवाओं को रोजगार परक वहां पर सुविधाएं मिलेंगी। और उसके अलावा अगर कोई युवा वहां पर अपना व्यापार कर रहा है तो उसको अपनी उस आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है 5th शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब के अंदर। तो ये सबसे बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। तो ये सारी बातें थी जिससे कि 5th शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब जो दर्जा हम उत्तराखंड में मांग कर रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, वो अगर मिलता है तो ये लाभ युवाओं को वहां पर मिलेंगे। अब 5th शेड्यूल में आता है महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर। आखिर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर उत्तराखंड सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है, और जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। देश भर में कई ऐसे मामले होते हैं जब महिलाओं को इस तरह से शर्मसार किया जाता है और बेटियों को इस तरह से वंचित किया जाता है। तमाम तरह के सवाल हैं, इसी को लेकर अब चर्चा करेंगे लता रावत जी से, कहेंगे कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा पर 5th शेड्यूल में आने के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय। 5th शेड्यूल में क्या होता है कि आपका दायरा फिक्स हो जाता है, आपका एरिया फिक्स हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब एरिया फिक्स हो जाता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जो सरकार की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी है और लॉ के हिसाब से भी है। उसमें यह है कि अगर शेड्यूल ट्राइब एरिया की किसी बच्चे को या किसी बच्ची के साथ ऐसा कोई घिनौना अपराध किया जाता है तो उसके लिए सरकार ने बहुत कड़े सख्त कानून बनाए गए हैं। उन कानून के तहत जो अपराध करने वाला है, अपराधी को सबसे पहले तो सेम डे गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा। और कोई डिपार्टमेंट अपने काम से अनहोनी करता है, मतलब अनदेखी करता है अपने काम की, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी केस होगा। और साथ ही अगर किसी को कोई पकड़ा जाता है, इसमें मतलब अपराधी को पकड़ लिया जाता है और उसको उसके अगेंस्ट केस हो जाता है और उसको सजा भी हो जाती है, सजा के बाद भी उसको उसके अच्छे बर्ताव के कारण भी केस ऐसा है शेड्यूल 5 के अंदर जो आते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको पूरी सजा करनी ही पड़ेगी। अपनी सजा के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर सकती है, अपराधी की प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। तो कई चीजें होती हैं जो डर के कारण भी होती है। जब सरकार ऐसे एक्ट बनाती है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, ऐसे एक्ट बनाएंगे तो अपराधी कुछ भी काम करते समय 10 बारी सोचेगा कि भाई मैंने ये शेड्यूल ट्राइब्स वाले को छेड़ना या नहीं छेड़ना। हमारे बच्चे अपने इलाके में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब एरिया होता है, उनको सारी फैसिलिटीज वहीं पे मिलती हैं, रोजगार उनको वहाँ पे मिलता है, शिक्षा वहाँ पे मिलती है, तो वो
अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे। सरकार की तरफ से छूट मिली जाएगी, सरकार की तरफ से स्कीम आएगी, सेंट्रल से पैसा आएगा और सेंट्रल से जो पैसा आता है वो पैसा जो स्टेट को दिया जाता है, शेड्यूल 5 एरियाज को दिया जाता है, वो उन्हीं के पास रहता है और उस एरिया के लिए यूज होता है वो पैसा। शेड्यूल ट्राइब्स जो एरिया होती है उनकी जो कोर्ट्स होती है वो उन एरियाज में बनाई जाती है, जबकि जो छोटे केसेस होते हैं वो वहीं के वहीं उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। 2 महीने के अंदर उन केसेस को सॉल्व करना भी जरूरी होता है। अगर जनरल कैटेगरीज के केसेस है तो उनमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर आते हैं उनके केसेस को भी 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी जरूरी होती है। शेड्यूल 5 में अगर आते हैं, इसमें ये होता है जो नेता बनेगा वो हमारे एरिया का ही बनेगा, ये कंपलसरी प्रावधान है। तो जो हमारे एरिया का बनेगा, जो हमारे घर का, हमारा ही गॉडफादर होगा, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगा। शेड्यूल 5 एक्ट लगता है हमारे उसमें, तो हमारी बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। जैसे अभी चर्चित केस हुए थे अंकिता भंडारी का, किरण नेगी का, अगर शेड्यूल 5 में होते तो उनको भी अब तक न्याय मिल चुका होता ना। हमें शेड्यूल 5 एरिया में कर दोगे तो हम लोग अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शेड्यूल 5 के एरिया के अंतर्गत ही आ जाता है। हमारे बच्चों को ऋषिकेश जाने की क्या जरूरत पड़ती। अगर शेड्यूल 5 एरिया लगता तो वो अपने एरिया में ही उनको काम मिल जाता, क्योंकि उससे काफी सारी स्कीम सरकार की हैं जो शेड्यूल 5 के लिए, वो हमें भी मिलती, हमारे बच्चे भी उस स्कीम का लाभ उठाते, तो वो अपने भी सुरक्षित हो जाते।